की टर्म्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में आम तौर पर जिन टर्म्स को यूज किया जाता है उनका मतलब क्या है, उस मतलब को देखते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है? क्रॉप। क्रॉप आम तौर पे यूज किया जाता है और आप सबको पता है क्रॉप क्या होता है। कोई भी ऐसा प्लांट या कोई भी ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जिसे लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, या तो प्रॉफिट के लिए, मार्केट के लिए, या सब्सिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए। जैसे फूड ग्रेन्स हैं, शुगर केन है, जूट है, कॉटन है, प्लांटेशन वगैरह है। ये सारी क्या हैं? ये सारी हैं क्रॉप्स। क्रॉप क्या है? कोई भी ऐसा प्लांट या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जिसे लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, या तो प्रॉफिट के लिए या सब्सिस्टेंस के लिए, उसे कहा जाता है क्रॉप। दूसरा टर्म है फूड ग्रेन। फूड ग्रेन क्या होता है? फूड ग्रेन्स होते हैं स्मॉल हार्ड सीड लाइक फ्रूट्स ऑफ ग्रास। घास के छोटे हार्ड सीड जैसे फ्रूट्स जिनको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे सीरियल्स हैं, जैसे पल्सेस हैं, उनको बुलाया जाता है फूड ग्रेन्स। फिर तीसरा टर्म है सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं? ग्रास फैमिली का कोई भी ऐसा पेड़ जो कि ईटेबल ग्रेन पैदा करता है, जो कि ईटेबल ग्रेन यील्ड करता है, उसे कहा जाता है सीरियल्स। जैसे राइस है, जैसे व्हीट है। देखो ये सारे टर्म्स आपको ऑलरेडी पता हैं, लेकिन क्योंकि नितिन सिंघानिया में दे रखे हैं तो एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्रॉप क्या होता है? कोई भी ऐसा प्लांट या कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसे लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, या तो प्रॉफिट के लिए या सब्सिस्टेंस के लिए। एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स हैं, एग्जाम्पल शुगर केन है, जूट वगैरह है। फूड ग्रेन क्या होता है? स्मॉल हार्ड सीड लाइक फ्रूट्स ऑफ ग्रास। घास के छोटे हार्ड सीड लाइक फ्रूट्स, उनको बोलते हैं फूड ग्रेन्स। जैसे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं। सीरियल्स क्या होती हैं? ग्रास फैमिली के ऐसे प्लांट्स जो कि ईटेबल ग्रेन्स को यील्ड करते हैं, उनको कहा जाता है सीरियल्स। जैसे राइस है, व्हीट है। फिर है कोर्स सीरियल। कोर्स सीरियल का मतलब क्या होता है? स्मॉल सीडेड हार्डी क्रॉप्स ऑफ ड्राई जोन्स एंड सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ड्राई जोन्स में और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में उगाए जाने वाले छोटे दाने वाले हार्ड क्रॉप्स, उनको बुलाया जाता है कोर्स सीरियल्स। और ये जो कोर्स सीरियल्स होते हैं, दे आर हाईली टॉलरेंट टू एक्सट्रीम वेदर्स। कोर्स सीरियल्स के एग्जांपल्स क्या हैं? मेज है, मिलेट वगैरह है। फिर एक टर्म है ऑयल सीड। ऑयल सीड क्या होता है? ऑयल बियरिंग क्रॉप्स। कोई सीड है, कोई फ्रूट है, कोई मेसोकार्प है, कोई नट है। ऐसा कोई भी सीड, फ्रूट, मेसोकार्प, नट जो कि एडिबल या फिर इंडस्ट्रियल ऑयल को प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एडिबल या इंडस्ट्रियल ऑयल निकाला जाता है, ऐसे ऑयल बियरिंग क्रॉप को बुलाया जाता है ऑयल सीड। एग्जाम्पल के तौर पे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है। फिर एक टर्म है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, पेरेनियल कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, और इनको उगाया जाता है मार्केट के पर्पस के लिए। जैसे टी है, कॉफी है, रबर वगैरह है। फिर एक टर्म है कैश क्रॉप्स। ये जो कैश क्रॉप्स हैं, इनको प्रॉफिट के लिए, इनको मार्केट के लिए, इनको ट्रेडिंग के लिए उगाया जाता है। जैसे कॉटन है, जूट वगैरह है। ये सारे टर्म्स आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं। फिर सीजन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक होती है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, इनको शो किया जाता है विद द अराइवल ऑफ मॉनसून। जैसे जैसे मॉनसून के आने की शुरुआत होती है, जैसे जैसे मॉनसून आता जाता है, वैसे वैसे खरीफ क्रॉप्स को शो कर दिया जाता है, बो दिया जाता है, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर राइस है, मेज है, ज्वार है, जूट है। दूसरी होती है राबी क्रॉप्स। इन राबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में शो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग सीजन में। जैसे वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, पीज है। अभी जो सीजन चल रहा है वो राबी क्रॉप का सीजन चल रहा है। फिर तीसरा है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप राबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच में एक बड़ा छोटा सा टाइम पीरियड आता है जिसमें जैद क्रॉप्स को उगाया जाता है। मेनली मार्च से लेकर जून के बीच में जैद क्रॉप्स को उगाया जाता है। जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, पंपकिन वगैरह है। अच्छा, अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को पढ़ोगे आप तो इसमें और बहुत सारी चीज़ों की डिटेल्स आएंगी और बहुत सारी डिटेलिंग आ जाएगी, लेकिन हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में चीज़ों को देख रहे हैं। ज्योग्राफी हमने शुरू कर दी है, ज्योग्राफी के लेक्चर्स आने की शुरुआत हो गई है। एक शायद आपने देख भी लिया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बता देना, कमेंट कर देना।
इन ज्योग्राफी के सेशंस में इन क्रॉप्स को भी हम पूरे तरीके से ढंग से कंप्लीट करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर एक टर्म है इंडस्ट्रियल क्रॉप। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका जो हार्वेस्ट है उसको फाइनली अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे जात्रोपा है, ये बायोफ्यूल बनाने के काम में आता है। जैसे रबर है, जैसे बुचोल है, ये सब इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं। फिर एक है ऑर्नामेंटल क्रॉप, डेकोरेशन के पर्पस के लिए, जैसे गार्डन्स में फूल वगैरह उगा रहे हो आप, लैंडस्केप डिजाइन वगैरह के लिए जो भी पेड़ वगैरह उगाए जाते हैं वो सब आते हैं ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में। जैसे रोज है, टुलिप वगैरह है। ये कॉमन टर्म्स हैं जो आम तौर पे एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इन सारे टर्म्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। बट हाँ, क्योंकि किताब में दे रखे थे तो हमने एक बार रिवाइज कर लिया, हमने देख लिया। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से ही कर दिया करो बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और यूट्यूब की पॉलिसी ये कहती है कि ये दोनों चीज़ें चैनल की ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट भी कर सकते हो आप, कमेंट करके अगर आपको कोई सजेशन देना है, कुछ पूछना है, कोई रिकमेंडेशन देनी है, कोई एडवाइस देनी है, तो वो भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो। अब बात आती है मेजर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस प्रोडक्शन के बारे में। इंडिया राइस के मामले में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। राइस के मामले में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल है और उत्तर प्रदेश है। इंडिया राइस के मामले में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और मेजर स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल है और यूपी है। इंडिया में मेजरली बासमती राइस को उगाया जाता है और नॉन बासमती राइस को उगाया जाता है। अगर ट्रेंड्स की बात करें तो इंडिया में 2022-23 में राइस का प्रोडक्शन 135.7 मिलियन टन्स था, और पिछले 3 साल से अगर कंपेयर करें तो ये जो प्रोडक्शन है ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। अच्छा, यहां पे हम डेटा ले रहे हैं 2022-23 का। उसका रीजन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट आई है लास्ट, वो 2024-25 की आई है, जिसमें डेटा यूज किया गया 2022-23 का। तो अभी तक ऑफिशियल डेटा यही है हमारे पास में। इस साल जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी जुलाई में, लेकिन इस डेटा को हम यूज कर सकते हैं बिकॉज एक साल में डेटा पूरे तरीके से फ्लक्चुएट होता नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आएगा तो उसको तो न्यूज़ फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाएगी, तो आपको वैसे ही ऑटोमेटिकली नोटिस हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नोटिस हो तो उसको ऐड कर लेना, बाकी डेटा यही काम करेगा, ट्रेंड से ही काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। राइस प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मेजर स्टेट्स कौन से हैं? वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। मेजरली हमारी कंट्री में बासमती राइस और नॉन बासमती राइस को उगाया जाता है। प्रोडक्शन के मामले में 2022-23 में 135.7 मिलियन टन्स राइस का प्रोडक्शन किया गया हमारी कंट्री में। इंपॉर्टेंट क्या है कि राइस का प्रोडक्शन पिछले 3 साल से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। राइस की यील्ड कितनी है हमारी कंट्री में? 2844 केजी पर हेक्टेयर, 2844 केजी पर हेक्टेयर। और ये जो यील्ड है ये भी पिछले 3 साल से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ग्रॉस एरिया कितना था राइस के अंडर? 47.7 मिलियन हेक्टेयर। और ये जो ग्रॉस एरिया है ये भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अगर एक लाइन में बोलें ट्रेंड्स की बातचीत, तो राइस का प्रोडक्शन भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, राइस की यील्ड भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, और राइस के अंडर जो ग्रॉस एरिया है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। इतना सा याद रख लो। फिर और बात करें राइस के बारे में, तो मेजर चैलेंजेस क्या है राइस के कल्टीवेशन में? एक मेजर चैलेंज तो ये है कि राइस के कल्टीवेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है, और वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन की भी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि पॉपुलेशन के लिए भी ज़्यादा पानी चाहिए, उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें कल्टीवेशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और राइस का कल्टीवेशन करेंगे तो राइस के कल्टीवेशन के लिए भी ज़्यादा पानी चाहिए, और पानी तो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड थोड़ी है। तो वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल सकती है।
तो राइस को इतना सारा पानी प्रोवाइड करना, इतना हाई अमाउंट में पानी प्रोवाइड करना, ये अपने आप में एक सीरियस चैलेंज होने वाला है। दूसरा, बेहद जरूरी है कि हम नाइट्रोजन यूज एफिशिएंट वैरायटीज को डेवलप करें। अभी जो हमारे पास वैरायटीज हैं वो हाईली नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अर्जेंटली जरूरत है कि हम नाइट्रोजन यूज एफिशिएंट वैरायटीज को डेवलप करें। हमारे यहां पे राइस का जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादातर अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू होता है। जरूरत क्या है कि राइस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम अपग्रेड करें, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, लेस वाटर डिमांडिंग वैरायटीज को डेवलप करें, लेस वाटर डिमांडिंग सीड्स ऑफ राइस को डेवलप करें, ताकि ये सारी सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। एक प्रॉब्लम हमारे कंट्री में ये भी है कि जो सॉइल फर्टिलिटी है हमारी कंट्री में वो बेहद कम है बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को कंटेन करने के लिए भी हमें एडुकेटिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। फिर बहुत सारे डिजीजेस भी देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से राइस की फसल जो है वो कभी कभार बर्बाद हो जाती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन है वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू होता है। टेक्नोलॉजी को, नए मेथड्स को, ड्रिप इरिगेशन वगैरह को हम अडॉप्ट कर ही नहीं रहे हैं। और ये सेम नेचर ऑफ कल्टीवेशन पैटर्न ये अपने आप में प्रॉब्लम है। सेम नेचर ऑफ कल्टीवेशन पैटर्न का एक मीनिंग ये भी है कि वेस्ट बंगाल में अगर आपको राइस उगाना है तो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां पे वाटर की जो सिचुएशन है वो अलग है, वहां पे डिमांड जो है वो अलग है। पंजाब में अगर उगाना है तो वहां पे अलग है, साउथ में अगर कहीं उगाना है तो वहां पे अलग है। हर जगह पे हम एक ही कल्टीवेशन पैटर्न को अगर यूज कर रहे हैं तो वो अपने आप में थोड़ा सा गलत है। हमें लोकेशन स्पेसिफिक, हमें सॉइल स्पेसिफिक, हमें कंडीशंस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है, तभी हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है वो इंप्रूव होगा। अच्छा, ये जो मेजर चैलेंजेस हैं ये सिर्फ राइस के नहीं हैं, ये सभी क्रॉप्स के हैं। राइस के लिए यहाँ पे हमने बातचीत की है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सॉइल इरोजन की वजह से सारे क्रॉप्स की फर्टिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है नेगेटिवली। आपको समझ में आएगा कि वाटर यूज हमारे यहाँ पे जो है वो बेहद हाई है। कोई भी क्रॉप है उसके लिए हम फ्लड इरिगेशन यूज करते हैं। पानी की जरूरत नहीं है लेकिन छोड़ देंगे खेत में पानी, लाइट आ रही है, पानी बह रहा है, गांव में आमतौर पे आपने देखा होगा। ये फ्लड इरिगेशन की वजह से खूब सारा वाटर वेस्ट होता है। पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं और इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, केमिकल्स अवेलेबल हैं, बिना सोचे समझे उनको यूज कर रहे हैं। सॉइल हेल्थ का हमें पता नहीं है कि सॉइल हेल्थ कैसी है, किस चीज के लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन कल्टीवेशन करते जा रहे हैं। उसके पीछे रीजंस क्या हैं कि एक तो फार्मिंग को लेके हमारे कंट्री में नॉलेज नहीं है। और नॉलेज से मेरा मतलब कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं, जो मॉडर्न सिनेरियो में चीजें डेवलप हो रही हैं, उनकी जानकारी हमारे ट्रेडिशनल फार्मर्स को नहीं है। और यहां पे हमारी सरकार भी पिछड़ रही है, हमारी अथॉरिटीज भी पिछड़ रही हैं। हमारी अथॉरिटीज भी, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो भी इनफ नहीं कर पा रही है इन फार्मर्स को एडुकेट करने के लिए। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं तो ये तो आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत सस्ता लगेगा। अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी पढ़ी हुई हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो चीजों को और आपको दिखेगा कि हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहुत सिंपल, राइस की चीजें एक बार और देख लेते हैं। इंडिया राइस के मामले में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मेजर स्टेट्स वेस्ट बंगाल और यूपी हैं। मेजरली इंडिया में बासमती राइस और नॉन बासमती राइस को उगाया जाता है। ट्रेंड्स की अगर बात करें तो ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, यील्ड इंक्रीज हुई है और ग्रॉस एरिया भी इंक्रीज हुआ है। फिर इसके बाद बात आती है व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में। व्हीट के प्रोडक्शन में भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। राइस और व्हीट दोनों के ही प्रोडक्शन में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। व्हीट के प्रोडक्शन में मेजर स्टेट्स कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। व्हीट की कई सारी वैरायटीज हमारे कंट्री में उगाई जाती हैं, जैसे VL832, VL804, HS240, आदित्य है, श्रेष्ठ है। ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो है व्हीट की वो हमारे कंट्री में उगाई जाती हैं। व्हीट से रिलेटेड ट्रेंड्स की अगर बात करें तो प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2022-23 में 110.5 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ व्हीट का हमारी कंट्री में।
लेकिन ये जो प्रोडक्शन है ये फ्लक्चुएटिंग है, मतलब पिछले 2-3 साल में देखने को मिला है कि कभी थोड़ा ऊपर चला गया है तो कभी थोड़ा नीचे भी आ गया है, फिर कभी थोड़ा ऊपर चला गया है। तो ट्रेंड कैसा है? ट्रेंड फ्लक्चुएटिंग है। यील्ड की अगर बात करें तो वीट के मामले में यील्ड है 3543 केजी पर हेक्टेयर, और ये जो यील्ड है ये भी पिछले 3 साल में फ्लक्चुएटिंग ही रही है। वीट के अंदर जो ग्रॉस एरिया है वो कितना है? 31.8 मिलियन हेक्टेयर, और ग्रॉस एरिया भी वीट के अंदर पिछले 3 साल में फ्लक्चुएट होता रहा है। तो राइस और वीट में कंपैरिजन रखना। राइस के मामले में प्रोडक्शन हो, यील्ड हो, ग्रॉस एरिया हो, पिछले 3 साल में तीनों ही कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुए हैं। वीट के मामले में अगर बात करें तो प्रोडक्शन हो, चाहे यील्ड हो, चाहे ग्रॉस एरिया हो, तीनों ही पिछले 3 साल में फ्लक्चुएट हुए हैं, ऊपर नीचे हुए हैं। वीट के प्रोडक्शन में मेजर चैलेंजेस क्या हैं? एक तो मेजर चैलेंज ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से हीट स्ट्रेस और वाटर डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। वीट अभी सीजन है, अब वीट पक रहा है, और वीट को पकने के टाइम पे थोड़ी सी ब्राइट सनशाइन चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होती है। लेकिन अब आप देख रहे हो फरवरी कितनी गर्म है, और इसकी वजह से जो वीट का क्रॉप है उसको नुकसान होने वाला है। तो ये जो हीट स्ट्रेस है और जो वाटर डेफिशिएंसी है वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी वीट के प्रोडक्शन को इन दी लॉन्गर रन। उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। काम क्या कर सकते हैं? हमें हीट टॉलरेंट जीनोटाइप्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें ऐसे सीड्स को डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि हीट टॉलरेंट हों। इसके अलावा अर्बनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं, माइग्रेशन पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, और उससे भी वीट के प्रोडक्शन पे फर्क पड़ रहा है। और सिर्फ वीट के प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा है, हर क्रॉप के प्रोडक्शन पे फर्क पड़ रहा है। बिकॉज जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये जो अर्बन एरियाज हैं वो रूरल एरियाज में घुस रहे हैं। ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसको इंडस्ट्रियल लैंड में, अर्बन लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। वीट में भी कई सारी डिसीजेस देखने को मिलती हैं, जैसे वीट रस्ट है, जैसे लीफ ब्लाइट है। बेहद ज़रूरी क्या है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव हाइब्रिड सीड्स को डेवलप करें और नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें। वीट के प्रोडक्शन में इरिगेशन के मामले में तो हमें बहुत सिग्निफिकेंट काम करने की ज़रूरत है। मैं अभी बात कर रहा था कि इरिगेशन के लिए आम तौर पे हमारे कंट्री में फ्लड इरिगेशन को यूज़ किया जाता है, फ्लड इरिगेशन मेथड को, कि पानी आ रहा है, पानी को छोड़ दिया जाता है बिना सोचे समझे, भले ही ज़रूरत उतनी हो चाहे ना हो, वो पानी बहता रहता है खेत में, पानी वेस्ट होता रहता है, पानी की भी बर्बादी होती है और फसल भी बर्बाद होती है उससे। आजकल तो बात होती है माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। उन टेक्नोलॉजीज़ को, उन टेक्निक्स को हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बेहद ज़रूरी है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें और हम कॉस्ट इफेक्टिव हाइब्रिड सीड्स की तरफ मूव करें। और फिर एक सेम प्रॉब्लम, सेम नेचर ऑफ कल्टीवेशन पैटर्न। वीट चाहे कहीं पे भी हो रहा है, चाहे राजस्थान में हो रहा है, चाहे पंजाब में हो रहा है, चाहे हरियाणा में हो रहा है, चाहे यूपी में हो रहा है, और चाहे कहीं साउथ में किया जा रहा है, हर जगह पे वही ट्रेडिशनल सेम कल्टीवेशन का पैटर्न यूज़ किया जा रहा है। कोई भी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी लोकेशन स्पेसिफिक, क्लाइमेट स्पेसिफिक प्रोडक्शन करने को तैयार नहीं है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, जहाँ तुक्के से सूटेबिलिटी सही बैठ जाती है, कहीं प्रोडक्शन खराब हो जाता है। तो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारे साइंटिस्ट को ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हमारे फार्मर्स को एडुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि भैया आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपके सॉइल की कंडीशन के हिसाब से आपको किस तरीके से प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। देखो बहुत सिंपल, राइस के मामले में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। मेजर स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल और यूपी। ट्रेंड्स की अगर बात करें तो प्रोडक्शन हो, चाहे यील्ड हो, चाहे ग्रॉस एरिया हो, राइस के मामले में तीनों में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज देखने को मिला है। वीट की अगर बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वीट सेक्शन ऑल्सो। मेजर स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, कई सारे वेराइटीज को उगाया जाता है। ट्रेंड्स की अगर बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में भी, यील्ड के मामले में भी और ग्रॉस एरिया के मामले में भी वीट प्रोडक्शन हमारा फ्लक्चुएट किया है, वीट प्रोडक्शन हमारा ऊपर नीचे हुआ है। अच्छा, मेजर स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं वीट और राइस के प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए? एक तो हमें लोकेशन स्पेसिफिक क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है।
जहां जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहां जैसी सॉइल की हेल्थ की कंडीशंस हैं, जहां जैसा सॉइल है, एनवायरनमेंट है, जहां जैसी नीड है, उसके हिसाब से हमें लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कभी ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। दूसरा, हमें कॉन्स्टेंटली नए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। अब टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, और इन क्लाइमेट चेंजेस के साथ साथ हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हम हीट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाएं, हम हीट टॉलरेंट सीड्स बनाएं, हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को डेवलप करें। हमें रन ऑफ वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो करने की ज़रूरत है हमें, ड्रिप इरिगेशन उसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है हमें, स्प्रिंकलर इरिगेशन उसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है हमें, इरिगेशन से रिलेटेड जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है हमें, फ्लड इरिगेशन को छोड़ने की ज़रूरत है हमें। तो हमें वाटर मैनेजमेंट की जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम ये भी है कि सॉइल को रेगुलरली कल्टीवेट किया जाता है, सॉइल को मौका ही नहीं मिलता है कि वो खुद को रीजुविनेट कर पाए, खुद की स्ट्रेंथ को रीगेन कर पाए। इनपुट कुछ नहीं देना चाहेंगे, आउटपुट पूरा निकालना चाहेंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो हमें इसमें भी इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेने की ज़रूरत है, जैसे साथ के साथ लेग्यूमिनस क्रॉप्स को भी उगाओ। ऐसा कर लो कि एक फसल करो, फिर एक छोटे टाइम पीरियड के लिए लेग्यूमिनस क्रॉप्स वगैरह को, पल्सेस वगैरह को उगा दो, ताकि पल्सेस के थ्रू, उस लेग्यूमिनस क्रॉप के थ्रू ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है ये वापस से रीगेन हो जाए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच को भी हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अभी तो सिचुएशन क्या है, फार्मर को पता ही नहीं है, और जो बेचने वाले हैं उनको भी नहीं पता, वो सिर्फ बेच रहे हैं। कोई भी पेस्टिसाइड बेच देंगे, कोई भी फर्टिलाइजर बेच देंगे, कोई भी केमिकल बेच देंगे, उसको क्रॉप्स के ऊपर यूज़ कर लेंगे। बिना सोचे समझे ये सब कुछ किया जा रहा है। इसकी वजह से क्रॉप्स को भी नुकसान होता है, इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान होता है, इसकी वजह से सॉइल को भी नुकसान होता है, इसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी नुकसान होता है। लेकिन इसके सराउंडिंग, इसके इर्द गिर्द कोई अवेयरनेस कैंपेन ही नहीं है। ज़रूरत है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच की। जैसे एक स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब इस स्कीम में बताया जाता है कि आपकी सॉइल की हेल्थ कैसी है, आपको कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना है, आपको कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना है, आपको कितना यूज़ करना है या नहीं करना है। ऐसी स्कीम्स, ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच को हमें और इंटेंसिवली चलाने की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो टाइमली सोइंग करो, टाइमली इरिगेशन करो, एफिशिएंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स करो, टाइमली हार्वेस्ट करो अपने क्रॉप्स को। इन सारी चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। देखो, ये जो मेजर स्ट्रेटजीज हैं इनको भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देखते जाओ। सबसे इजी सेशन है इकोनॉमी का, और एक बार में इसको दिमाग में बिठाते जाओ, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझ में आनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा टाइम निकालो, ज्योग्राफी की किताब उठाओ, और ज्योग्राफी की किताब में वीट की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, राइस की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, किस तरीके का ट्रेंड है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइस को कैसे कल्टीवेट किया जाता है, वीट को कैसे कल्टीवेट किया जाता है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो। बिकॉज जब आप ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट करके इसको पढ़ोगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर लगेंगी चीज़ें। हम तो किताब को फॉलो कर रहे हैं, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, या थोड़ा वेट कर लो, ज्योग्राफी में चैप्टर आएगा तो हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, उसमें तो कोई लोड है ही नहीं। राइस का प्रोडक्शन हो गया, वीट का प्रोडक्शन हो गया, फिर इसके बाद बात आती है पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में। और पल्स के मामले में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। सोचो, पूरी दुनिया में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं पल्स के, हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं पल्स के, और हम लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं पल्स के। और पल्स के मामले में मेजर स्टेट्स कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। पल्स के मामले में मेजर स्टेट्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। और अगर एरिया वाइज बात करें तो टोटल फूड ग्रेन्स के अंडर जितना भी एरिया है हमारे कंट्री में, उसमें से 24% एरिया पल्सेस के अंडर है। और टोटल प्रोडक्शन में लगभग 8 से 9% कंट्रीब्यूशन पल्सेस की तरफ से आता है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। पल्सेस के मामले में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं,
हम लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं और हम लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं। मेजर स्टेट्स कौन सी हैं? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। टोटल जितना भी एरिया फूड ग्रेन्स के अंडर है हमारी कंट्री में, उसमें से 24% एरिया पल्सेस के अंडर है। और टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में लगभग 8 से 9% कंट्रीब्यूशन कहां से आता है? पल्सेस से आता है। पल्सेस जो हैं वो खरीफ सीजन में भी उगाई जाती हैं और रावी सीजन में भी उगाई जाती हैं। लेकिन रावी सीजन में जो पल्सेस उगाई जाती हैं वो ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूशन देती हैं। मतलब ज़्यादातर 60% ऑफ द पल्सेस जो हैं वो रावी सीजन में उगाई जाती हैं। हमारे कंट्री की मेजर राबी सीजन की पल्सेस कौन सी हैं? ग्राम है, उड़द है, लेंटिल है और मूंग है। और मेजर खरीफ पल्सेस कौन सी हैं? अरहर है, उड़द है, मूंग है। और पल्सेस तो इस साल इंपॉर्टेंट भी हैं बिकॉज अभी हमने पढ़ा पिछले सेशन में, बजट में 6 साल का एक आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया पल्सेस के लिए। कौन सी 3 पल्सेस के ऊपर फोकस किया गया उसमें? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। अच्छा, पल्सेस में ग्राम का लार्जेस्ट शेयर है। टोटल जितना भी पल्सेस का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से ऑलमोस्ट 40% शेयर किसका है? ग्राम का है। पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस हमारे कंट्री में 2021-22 में कितनी थी? 53.8 ग्राम पर डे। और अगर थ्रेशोल्ड देखें तो थ्रेशोल्ड कितनी है? 52 ग्राम पर डे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग कम से कम हर एक इंसान को 52 ग्राम पर डे पल्स मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। कितनी है? 53.8 ग्राम पर डे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को इतनी पल्स मिल ही रही है। वो तो हमें पता ही है कि हमारे यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज खूब सारी हैं। पल्सेस के ट्रेंड्स की अगर बात करें तो 2022-23 में प्रोडक्शन था 26 मिलियन टन्स का। लेकिन ट्रेंड क्या था कि ये जो प्रोडक्शन है पल्सेस का वो पिछले 2-3 साल में फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। यील्ड की अगर बात करें तो 944 केजी पर हेक्टेयर यील्ड है पल्सेस की हमारी कंट्री में। लेकिन ये जो यील्ड है ये भी फ्लक्चुएट कर रही है पिछले 2-3 साल से। ग्रॉस एरिया की अगर बात करें तो 29.1 मिलियन हेक्टेयर ग्रॉस एरिया है और ग्रॉस एरिया भी पिछले 2-3 साल से फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब सिर्फ राइस ही ऐसा है अब तक जिसका प्रोडक्शन, जिसका ग्रॉस एरिया, जिसकी यील्ड कॉन्स्टेंटली पिछले 3 साल में इंक्रीज हुई है। पल्सेस और व्हीट दोनों के मामले में प्रोडक्शन, ग्रॉस एरिया और यील्ड पिछले 2-3 साल से फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। और ये जो पल्सेस हैं इनके प्रोडक्शन में मेजर चैलेंजेस क्या हैं? पल्सेस जो हैं वो रेन फेड क्रॉप्स हैं, रेन के ऊपर डिपेंडेंट क्रॉप्स हैं और प्रोटीन रिच क्रॉप्स हैं। रेन फेड है तो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। और क्योंकि प्रोटीन रिच होती हैं तो इनको बहुत सारी एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस भी फेस करने को मिलती है। ज़रूरत है कि हम पल्सेस को उगाने के लिए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की शुरुआत करें बिकॉज पल्सेस में इंसेक्ट्स और डिजीजेस जो हैं वो एक बड़ा कंसर्न है। और अब तक अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितने भी क्रॉप्स पढ़ लो, सब में जो प्रॉब्लम है वो लगभग सेम है। पानी की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, डिसीजेस की प्रॉब्लम है, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह की प्रॉब्लम है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। अब मोटा मोटा ढांचा बना लो अपने दिमाग में कि भैया ये चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो पल्सेस हैं इनके लिए फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? एक जो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है वो हो सकती है इंटरक्रॉपिंग शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस। जैसे हम लंबा चौड़ा कोई कल्टीवेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं शुगर केन का कर रहे हैं, कॉटन का कर रहे हैं, वहां पे एक छोटे से सीजन के लिए या किसी छोटे से रो में पल्सेस को उगा दो, इंटरक्रॉपिंग कर दो। उससे 2 फायदे हो जाएंगे कि बगल में शुगर केन उग रहा है, इधर एक लेग्यूमिनस क्रॉप, एक पल्स है जो कि उस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी काम कर रही है। तो इंटरक्रॉपिंग बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। और दूसरा, हमें न्यू क्रॉपिंग सिस्टम को एडवोकेट करने की जरूरत है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के हिसाब से हमें नए क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। पल्सेस को एक बार फिर से देख लेते हैं।
पल्सेस के मामले में हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर तीनों ही हैं। मेजर स्टेट्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। टोटल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में से लगभग 24% प्रोडक्शन के अंडर जो एरिया आता है वो पल्सेस के अंडर आता है, और टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में लगभग 8 से 9% प्रोडक्शन पल्सेस का है। पल्सेस जो है वो राबी और खरीफ दोनों सीजन्स में उगाई जाती हैं। राबी सीजन वाली जो पल्सेस हैं वो ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूट करती हैं। मेजर राबी पल्सेस ग्राम है, उड़द है, मूंग वगैरह है। मेजर खरीफ पल्सेस जो हैं अरहर है, उड़द है, मूंग वगैरह है। ग्राम जो है वो लार्जेस्ट शेयर रखती है, ऑलमोस्ट 40% का शेयर रखती है। नेट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस हमारे कंट्री में कितनी है? 53.8 ग्राम पर डे 2021-22 में। थ्रेशोल्ड कितने का था? 52 ग्राम पर डे। मतलब ये याद रख सकते हो कि पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे कंट्री में, जो कि अच्छी बात है। प्रोडक्शन के मामले में, यील्ड के मामले में और ग्रॉस एरिया के मामले में पल्सेस पिछले 2-3 साल से फ्लक्चुएट कर रही हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो रही हैं। मेजर चैलेंजेस और स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं वो हमने देख ही ली। फिर इसके बाद बात आती है मिलेट्स प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में। मिलेट, जिसको श्री अन्न भी बुलाया जाता है, ये टर्म यूज किया जाता है स्मॉल सीडेड ग्रासेस के लिए। ऐसे घास जिनमें छोटे दाने होते हैं उनके लिए टर्म यूज किया जाता है मिलेट। और मिलेट जो है वो स्मार्ट फूड है, बिकॉज एक तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। मिलेट्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। दूसरा, मिलेट्स क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में मिलेट्स को ग्रो किया जा सकता है और बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इनफैक्ट मिलेट्स का अगर प्रोडक्शन सही तरीके से किया जाए तो यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ में इनके प्रोडक्शन को अलाइन किया जा सकता है। इंडिया में मिलेट्स जो हैं वो प्राइमरीली खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं, रेन फेड कंडीशंस में उगाई जाती हैं। बारिश हो जाए तो ठीक है, जितना बारिश से पानी मिल जाए उतने पानी से इनकी फसल हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चरल इनपुट ना के बराबर लगता है। लो से मॉडरेट प्रेसिपिटेशन 200 से 800 mm रेनफॉल के बराबर किसी भी रेनफॉल हो जाए तो भी मिलेट का प्रोडक्शन होता है। इतना बढ़िया होता है, इतना अच्छा क्रॉप है कि इसको फ्यूचर क्रॉप कह सकते हैं अपन। मतलब मिलेट्स के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारा एक्सेसिव फोकस है राइस और व्हीट के ऊपर, लेकिन राइस और व्हीट के कंपैरिजन में बहुत इजीली प्रोडक्शन हो जाता है मिलेट का। बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं लगती है, इनपुट भी नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगती है, बहुत कोई ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी नहीं चाहिए, और बहुत अच्छा हाई न्यूट्रिशनल क्रॉप हमें मिल जाता है। मेजर मिलेट्स हमारे कंट्री में कौन से ग्रो किए जाते हैं? सोरगम, जिसको ज्वार बुलाया जाता है, उसको उगाया जाता है। पर्ल मिलेट, बाजरा, और बाजरा जो है वो टोटल मिलेट प्रोडक्शन में लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है। फिर ज्वार जो है वो लगभग 27% कंट्रीब्यूट करता है। फिंगर मिलेट को उगाया जाता है जिसे रागी बुलाया जाता है, ये 11% कंट्रीब्यूट करता है। और बाकी फिर और बहुत सारी मिलेट्स हैं जैसे चना वगैरह है, लिटिल मिलेट वगैरह है, इनको भी उगाया जाता है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पर्ल मिलेट के लिए सवाल पूछा गया था, और पूछा गया था कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कि कम पानी से हो सकती है। अगर किसी को इतना ही पता होगा कि मिलेट्स जो हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं, उनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शंस इतने इजी थे कि आराम से लगा देता पर्ल मिलेट। यही अवेयरनेस चाहिए, इसीलिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं में से कहीं से एक शब्द उठा लेंगे और क्वेश्चन बना देंगे और उसी पे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। थोड़ा सा अवेयरनेस से पढ़ोगे, आंसर कर दोगे। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2023 को डिक्लेयर किया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंडिया मिलेट्स के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 2022-23 में लगभग 18 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ मिलेट्स का हमारे कंट्री में, और ये जो प्रोडक्शन हुआ वो 2021-22 के कंपैरिजन में 27% से ज़्यादा ग्रो हुआ। मतलब मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ हमारे कंट्री में। उसका एक रीज़न ये भी है कि सरकार को, अथॉरिटीज़ को, फार्मर्स को ये समझ में आ रहा है
कि जितना मेहनत हम राइस के ऊपर, वीट वगैरह के ऊपर करते हैं, उतने की आधी मेहनत भी अगर हम मिलेट के ऊपर कर लेंगे तो मिलेट हमको बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन देने वाला है। अच्छा, ग्लोबल एवरेज यील्ड कितनी है मिलेट की? 1229 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर। और इंडिया की यील्ड कितनी है? 1239 केजी पर हेक्टेयर। मतलब मिलेट्स के मामले में हमारी जो यील्ड है वो ग्लोबल यील्ड से ज़्यादा है। तो ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हो। मेजर स्टेट्स कौन सी हैं? राजस्थान है, यूपी है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। इनफैक्ट राजस्थान में जितना भी टोटल मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में, उसमें से लगभग 30% प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के तौर पर नोटिफाई किया, मतलब थोड़ी और इंपॉर्टेंस दी, बिकॉज इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। मिलेट्स स्मार्ट फूड हैं, कंज्यूमर्स के लिए बढ़िया हैं, फार्मर के लिए बढ़िया हैं और प्लेनेट के लिए बढ़िया हैं। कंज्यूमर के लिए बढ़िया क्यों है? न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है, सस्ते में मिल जाते हैं। फार्मर के लिए बढ़िया क्यों है? बिकॉज फार्मर को इसको उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और प्लेनेट के लिए बढ़िया क्यों है? बिकॉज इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता सॉइल के ऊपर, इनका एज सच कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता एनवायरनमेंट के ऊपर। तो हम एक तरीके से मिलेट्स को फ्यूचर की क्रॉप्स कह सकते हैं। हमें फ्यूचर में मिलेट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ें याद रख लो। एक तो ये याद रख लो कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था। मिलेट्स की प्रॉपर्टीज इंडिया में तो जनरली खरीफ सीजन में उगाई जाती है, लेकिन पानी बहुत कम चाहिए, रेन फेड कंडीशंस में उग जाती है, लेस वाटर के साथ में उग जाती है और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर इनपुट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, आराम से उगाई जा सकती है। मिलेट्स में अगर देखा जाए तो जो मेजर चंक है वो कहाँ से आता है? वो आता है पर्ल मिलेट से, बाजरा से, ऑलमोस्ट 60%। प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे मिलेट्स का सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, इसको दिमाग में रखना। ग्लोबल एवरेज यील्ड के कंपैरिजन में इंडिया में जो यील्ड है मिलेट की वो थोड़ी सी ज़्यादा है। मेजर स्टेट्स राजस्थान, राजस्थान का नाम याद रखना बिकॉज मिलेट्स के प्रोडक्शन के मामले में ऑलमोस्ट 30% का कंट्रीब्यूशन है। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के तौर पे नोटिफाई किया। मिलेट्स के मेजर बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो न्यूट्रिशनली बहुत रिच क्रॉप्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है, तो मिलेट्स अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मिलेट्स जो हैं वो वीट और राइस के कंपैरिजन में सुपीरियर हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन्स, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशनल वैल्यू के मामले में और प्रोटीन के मामले में वीट और राइस के कंपैरिजन में सुपीरियर क्रॉप है मिलेट्स। मिलेट्स में डाइटरी फाइबर कंटेंट का भी प्रेजेंस देखने को मिलता है। कई सारे मिनरल्स मिलेट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक वगैरह है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है, ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है मिलेट्स के केस में। मिलेट्स जो है वो ग्लूटेन फ्री होती हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ग्लूटेन की एलर्जी होती है, तो उनके लिए मिलेट्स बड़ी बढ़िया होती हैं बिकॉज ये ग्लूटेन फ्री होती हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। जहाँ पे बारिश नहीं है, पानी नहीं है, ड्राई एरियाज हैं, वहाँ पे मिलेट्स बहुत इजीली ग्रो जाते हैं, उन एरियाज के लिए बैकबोन है। लो कार्बन और वाटर फुटप्रिंट है, ना तो कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं, और ना ही पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में हो जाती हैं, हाई टेम्परेचर में हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, पुअर सॉइल में हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से मिलेट्स को हम मिरेकल ग्रेन्स कह सकते हैं, क्रॉप्स ऑफ फ्यूचर कह सकते हैं। और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल हैं बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, चाहिए ही कुछ नहीं, ना पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ना कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अप्रोप्रिएट चाहिए, बस आपको तो बीज डालना है और मिलेट हो जाता है, ऐसी कंडीशन है। इतना बढ़िया क्रॉप है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारा फोकस है राइस के ऊपर, हमारा फोकस है वीट के ऊपर, हम कर ही नहीं रहे फोकस मिलेट्स के ऊपर। इसके ऊपर और हमें काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे जब 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया तो गवर्नमेंट ने फोकस किया
कि मिलेट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, कंजम्पशन को इंक्रीज किया जाए, एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस किया जाए, ब्रांडिंग वगैरह की जाए। और इसका नतीजा ये देखने को हमें मिला ही है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है मिलेट्स के मामले में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, कहां पर है? हैदराबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहां पर है? हैदराबाद में। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये फार्मर्स को ट्रेन करती है, विमेंस को ट्रेन करती है, एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करती है, स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है इन प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड मिलेट्स। वैल्यू एडेड मिलेट्स के प्रोडक्शन के लिए सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ट्रेन करती है और बहुत सारे कामकाज करती है मिलेट के प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए, मार्केटिंग को एनहेंस करने के लिए। इनके मिलेट फूड का ब्रांड है जिसको बुलाते हैं ईट राइट लेवल। क्या बुलाते हैं? ईट राइट लेवल। तो मिलेट को प्रमोट करने के लिए, मिलेट में रिसर्च करने के लिए, मिलेट में अवेयरनेस के लिए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है वो कामकाज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को अप्रूव किया 2022-23 से लेकर 2026-27 के बीच में। मतलब अगर किसी को भी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगानी है तो इंसेंटिव स्कीम तैयार कर दी है, इंसेंटिव स्कीम चला दी है, सरकार मदद करेगी उस आदमी की। किसने चलाई है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने चलाई है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिलेट्स को अपने पोषण अभियान में भी इंक्लूड किया है। पोषण अभियान जो कि बड़ा फेमस है, बड़ा पॉपुलर है, जिसके तहत विमेन, चाइल्ड, इनके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है। उस पोषण अभियान में मिलेट्स को भी इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। पूरे नितिन सिंघानिया का सबसे इजी सेशन यही सेशन है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सेशन को ढंग से देखना और अगर हो पाए तो ज्योग्राफी के साथ में इंटीग्रेट कर लेना। कर सकते हो तो कर लेना, वरना थोड़ा सा वेट कर लो। ज्योग्राफी का ये सेशन मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, करूँगा, कुछ टाइम में आ जाएगा। वहाँ पे पूरा डिटेल में बात कर लेंगे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।